वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो आज का आप वीडियो देखने वाले हैं बिहार दरोगा, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन आनंद सर एवं बिट्टू झा सर के द्वारा जो बुक दिया गया है प्रीवियस ईयर का, जो 2008 से लेकर 2022 तक का बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट आया है, तो उसी का आज आप प्रैक्टिस सेट नंबर देखने वाले हैं 7 को, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटेंट्स मैं इंक्लूड कर दी हूँ पीडीएफ में, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैं हर एक सेट को कवर कर रही हूँ। तो आज आप देखने वाले हैं जो आपका 29/11/2020 को एग्ज़ाम हुआ था बिहार दरोगा का, उसी प्रश्न से आज हम रिलेटेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में आपका 6 तक अपलोड हो चुका है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जो नहीं देखे होंगे प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, टोटल इसमें आपको 18 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और अभी फिलहाल आपका 7 नंबर प्रैक्टिस सेट हो रहा है। इसे प्रैक्टिस सेट को 18 दिन का टारगेट है, इसे समाप्त कर दिया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा जो ये सीरीज है बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ है। आपके एक सपोर्ट से हमें बहुत बड़ी हौसला मिलती है, बहुत हिम्मत मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल को। उसके बाद 18 दिसंबर को देखेंगे तो 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 28 अक्टूबर की बात करते हैं, 28 अक्टूबर को, तो 28 अक्टूबर को नहीं बल्कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो आंसर आपका कौन सा करेक्ट हो गया? आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न, पहले इसको देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। 15 जनवरी थल सेना दिवस मनाते हैं भारत में 15 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोनों 25 जनवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं 13 फरवरी को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी, भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में पंजाब में हुआ था, मार्च 1926 में। इसके संस्थापक थे भगत सिंह, छबीलाल दास और यशपाल जो थे वो नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। उद्देश्य क्या था कि देश के नवयुवकों में देशभक्ति की भावना जागृत कर मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। क्या करना कि जो देश में नवयुवक में देशभक्ति की भावना जागृत कर मजदूर किसान के राज्य का स्थापना करना। इसके मुख्य कार्यकर्ता थे केदारनाथ सहगल, शार्दुल सिंह, डॉक्टर भूपेंद्र नाथ दत्त, श्रीपाद अमृत डांगे, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, जयपाल सोढ़ी, पिंडी दास, यशपाल, ये सभी इसके कार्यकर्ता थे। 1928 में जो है इस सभा का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में विलय कर दिया गया 1928 में। और सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, बात करें सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, सितंबर 1941 में कैप्टन मोहन सिंह ने मलाया में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की नींव डाली। ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, हम इतना डिस्कशन नहीं दे पाएंगे, एक्चुअली बहुत डिस्कशन है। अगर मैं आज डिस्कशन आपको दूंगी, जिसमें कम होगा मैं उसे करवा दूंगी, ज़्यादा होगा छोड़ दूंगी, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट जो होगा उसको बता के, क्योंकि अगर करूंगी तो 3 घंटे का आज वीडियो बनेगा। ठीक है, भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। तो भारत में वरीयता का अगर सही क्रम देखेंगे तो सबसे पहले कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, फिर उपराष्ट्रपति होते हैं, फिर प्रधानमंत्री होते हैं, फिर अपने अपने राज्यों के राज्यपाल होते हैं और फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन सी आप देखेंगे कि क्रम आपका दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो सी बिल्कुल करेक्ट है। व्यक्तियों की रैंक तथा अग्रता क्रम में जो देखेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अपने अपने राज्यों के राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति या उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष,
फिर संघ के कैबिनेट मंत्री, अपने अपने राज्यों में राज्य के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, योजना आयोग, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता और 7 के कौमें भारत रत्न अलंकरण के प्राप्तकर्ता होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ये सब हम आपको करवाए हैं स्टैटिक जीके का जो मास्टर वीडियो आ रहा है उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव जो होगा दोस्तों वो काइटिन होता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। प्रायः स्वतः जनन क्षमता इसी में होता है। सेल का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल कहते हैं, यानी कोशिका अंग कहते हैं। प्रत्येक कोशिका अंग एक विशिष्ट कार्य करता है और इन कोशिका अंगों के कारण ही कोशिका जीवित संरचना है जो जीवन संबंधित सभी कार्य करने में सक्षम होती है। जीवन संबंधित सभी कार्य हमारा कोशिका ही करता है और जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार की कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 मैथ का प्रश्न है कि एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है तो बहुभुज की कितनी संख्याएं होगी। तो बहुभुज में 10 भुजाएं होती है और सभी बाह्य कोण की बात करेंगे तो 360 डिग्री बनेगा। आंतरिक कोण को 360 डिग्री से गुना कर देंगे, 4 गो अंदर में बनेगा तो 1440 डिग्री हो जाएगा। तो पूछा गया है कि भुजा की संख्या आपको बताना है कितनी भुजा होगी। तो नहीं पता है तो x या n जो भी मानना है मान लीजिए, यहाँ सर n माने हैं। तो 1440 आपका क्या आंतरिक कोण इस दोनों का दिया हुआ है, आंतरिक और सभी बाह्य कोण को मिला के दिया हुआ है 1440। तो क्या करना है, x - 2 करना है और इंटू 180 कर दीजिएगा। x का वैल्यू आपका 10 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम दर्ज किया गया है। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रश्न का देखिए एक्सप्लेनेशन कितना बड़ा है। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है। पॉलिशदार उपकरण की अगर हम बात करें तो पॉलिशदार पाषाण उपकरण जो है ये नव पाषाण युग की विशेषता है, नव पाषाण युग की, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए सभी पाषाण युग के बारे में दिया हुआ है। निम्न पूरा पाषाण काल का जो लक्षण था वो सल्क, गड़ासा, खड़क, उपकरण संस्कृति, यहाँ से ये सब प्राप्त हुए हैं। ये नव, इसका जो आप छोड़िए, इसका इतना सारा एक्सप्लेनेशन देना बहुत डिफिकल्ट है, छोटा छोटा भी है। ये सभी तो छोटा छोटा चीज़ें आप लोग जानते ही होंगे, इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो राज्य विधान परिषद के संबंध में अगर देखेंगे तो दिया है कि न्यूनतम सदस्य संख्या 60, ये आपका कथन जो है वो सत्य नहीं है। बाकी महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों का 1/3 है। कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्य द्वारा निर्वाचित होता है। तो आंसर केवल और केवल सी सही है। न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है, ये कथन आपका सत्य नहीं है क्योंकि विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकता। विधान परिषद किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में दिया गया है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। वर्तमान में केवल 6 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश में 100 है, कर्नाटक में 75 है, महाराष्ट्र में 78 है, बिहार में आपका 75 है और आंध्र प्रदेश में 58, तेलंगाना में 40 विधान परिषद विद्यमान है। अगर हम बात करते हैं विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 अधिक नहीं हो सकती, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। तो आंसर आप देख लिए कि सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो शिवाजी के संबंध में अगर देखा जाए तो सबसे पहले उसका जो हुआ था वो पुरबंदर दुर्ग पर विजय प्राप्त किया था। सबसे पहले शिवाजी पुरबंदर दुर्ग पर विजय प्राप्त किया था। उसके बाद सूरत की पहली लूटमार हुई थी।
फिर नेक्स्ट उसने राज्याभिषेक करवाया था, फिर कर्नाटक आक्रमण हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका एक मिनट सॉरी ऑप्शन बी आपका हो जाएगा इसका 4-3। पहले पोरबंदर दुर्ग का विजय हुआ था, ठीक है, फिर सूरत की पहली लूटमार हुई थी, फिर राज्याभिषेक करवाया था, फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया था। आपका आंसर जो है वो बी करेक्ट होगा। बी, मराठा साम्राज्य का संस्थापक था शिवाजी, मराठा का संस्थापक था। इसका जन्म जो है वो 6 अप्रैल 1627 को शिवनेर दुर्ग के जुन्नार समीप में हुआ था शिवाजी का। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी 1646 में पूना के पास स्थित तोरण का किला, 1648 में पोरबंदर के किला को जीता था। शिवाजी द्वारा सूरत अभियान 1664 में किया गया था, सूरत अभियान 1664 में। 1674 में ये अपना राज्याभिषेक करवाया था और इसका अंतिम अभियान 1677 में गोलकुंडा की सहायता से कर्नाटक पे था इसका अंतिम अभियान। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था और शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दिया था, राजा की उपाधि। शिवाजी 1664 ईस्वी से 1670 ईस्वी में लूटा था सूरत को। पोरबंदर की लड़ाई 1664 से 1670 पोरबंदर की लड़ाई जो हुई थी वो 1665 ईस्वी में मुगल साम्राज्य और मराठा के बीच लड़ा गया था। पोरबंदर की संधि 1665 में महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन 30 सेकेंड में 800 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 200 मीटर। देखिए ट्रेन की लंबाई दिया है 200 मीटर, तो दूरी बराबर क्या होता है, समय गुने चाल। अब फाइंड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। तो गैरीमेंडरिंग जो है ये आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। गैरीमेंडरिंग लोकतंत्र का साधन नहीं है, लोकतंत्र का साधन नहीं है। गैरीमेंडरिंग यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। इसका उपयोग राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी जिले के सीमाओं में हेरफेर करके किसी विशेष पार्टी या चुनावी समूह को अनुसूचित लाभ स्थापित करने के लिए किया जाता है। राजनीतिक दलों में को जब एहसास हो जाता है कि वो कुछ भी करे समाज के कुछ वर्ग उन्हें कभी वोट नहीं देंगे, तो वो गैरीमेंडरिंग पद्धति को लगाकर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को बदलते हैं। तो आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरे ससुर जी की पत्नी की इकलौती पुत्री है। उस महिला का विजय से क्या रिश्ता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका डी हो जाएगा, पत्नी थी। कैसे, देखिए क्या कर रहा है कि एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, विजय ने क्या कहा कि वह मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती बेटी है, यानी कि उसकी पत्नी है। उस महिला का उस विजय से रिश्ता क्या था, तो सही पकड़े आपकी पत्नी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। तो वो हो जाएगा आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण लगभग 3% वर्षा होती है, 3%, और लौटते मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून से 17% तक वर्षा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है और उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहा जाता है, विक्षोभ को। जाड़े के दिन में जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल के तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून से उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। और ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती है, जिनके गरज के साथ वर्षा होती है। और इन हवाओं को पूर्वी भारत का नॉर्वेस्टर एवं बंगाल के काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा कहा जाता है, जो कॉफी की कृषि के लिए लाभदायक होती है और आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत में आम्र वर्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14। यहाँ पे एक रीजनिंग का प्रश्न दिया है कि 8, 4, 6, 15 और 15 52.1/2। दूसरा स्टेटमेंट है 12x 9 ZP। तो आपसे जेड का मान पूछा गया है, जेड का मान पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको जो है ये रीजनिंग का प्रश्न है, आप लोग बना लीजिएगा।
आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22.1/2। यदि x का 1/4 6 से 5 अधिक है तब x का मान क्या होगा। तो इसमें x का मान पूछा गया है, कह रहा है कि x का 1/4, तो 1/4 x का 6 और कितना है 6 से 5 अधिक है, तो 6 में 5 जोड़ दिया तो x का मान निकालिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 6 5 कितना 11 हो जाता है और 4 से इसको गुना कर दीजिएगा, 11 चौक 44, x का वैल्यू 44 आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। पवनों का विक्षेपण, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति, दिन रात का बनना, ऋतु परिवर्तन। तो ऋतु परिवर्तन जो है आपका घूर्णन का प्रभाव नहीं है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। देखिए पृथ्वी की गति जो है वो दो प्रकार से होती है, एक घूर्णन गति या फिर दैनिक गति और दूसरा होता है परिक्रमण गति और वार्षिक गति, दोनों एक ही नाम है। अब देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो घूर्णन अथवा दैनिक की अगर हम बात करें तो इससे पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिससे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। ये परिभ्रमण करने में 24 घंटा का समय लगाता है जो दैनिक गति होता है और इसी से दिन रात होता है। ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण जो है होता है। दैनिक ज्वार भाटों में समय का अंतर होना, ये सभी जो है इसका रीजन है। और नोट में दिया है कि पृथ्वी का अक्ष अपने अक्ष के तल पर 66.5 डिग्री कोण बनाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है परिक्रमण या फिर वार्षिक गति। इसके कारण जो होता है वो ऋतु परिवर्तन नहीं बल्कि आपका जो है साल होता है। अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य एक परिक्रमा या एक चक्कर लगाने में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय परिक्रमण अथवा वार्षिक गति होता है। एक चक्कर पूरा करने में उसको 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट लगते हैं। 23 सितंबर और 21 मार्च ये दो डेट है जिसमें पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, 23 सितंबर और 21 मार्च। वार्षिक गति का प्रभाव क्या है कि दिन में सूर्य की ऊंचाई में अंतर होता है, दिन व रात की लंबाई में अंतर होता है। और ऋतु परिवर्तन होना कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण के कारण 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकती है और 21 जून को कर्क रेखा पर। विषुवत वृत्त पर दिन और रात की अवधि समान होती है, ये याद रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि आपातकालीन उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। तो आर्टिकल आपका हो जाएगा 20 और 21। आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में है और राष्ट्रीय आपात 352 में जो है वो इसमें राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो शासन किया जाता है। इसमें दो प्रकार का जो है वो इसके दो आधार होते हैं, एक तो होता है युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। इसमें तीन चीज होता है। अनुच्छेद 358 से 59 में राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करता है। अनुच्छेद 358 में अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन यानी अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 18 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्तशासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर आप देखेंगे अगर तो हो जाएगा आंसर नंबर बी। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची द्वारा स्वायत्तशासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। कितना 6ठी अनुसूची? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की गई है और ये स्वायत्त जिला परिषद आदिवासी संस्कृति की रक्षा और उसके संरक्षण की परिकल्पना करते हैं। अगर हम बात करें कि स्वायत्त जिला संस्कृति की, जिसको कि ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग बोला जाता है, ADCS की स्थापना पीछे तर्क यह है, इसकी स्थापना के पीछे का तर्क यह है कि भूमि के संबंध आदिवासी या जनजाति पहचान का आधार है। भूमि और प्रकृति संसाधनों पर स्थानीय जनजातीय लोगों का नियंत्रण सुनिश्चित कर उनकी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि ये कारक काफ़ी हद तक जनजातीय लोगों की जीवन शैली एवं संस्कृति को निर्धारित करते हैं। इसीलिए अगला प्रश्न आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19।
एपला विष का उत्पादन होता है? एपला विष का उत्पादन कवक द्वारा होता है। एपला विष जो होता है ये जहरीले कैंसरजन और उत्परिवर्तजन होते हैं जो कुछ मोल्डों द्वारा उत्पत्तित होते हैं, कुछ मोल्डों द्वारा। एफ्लाटॉक्सिन नामक पदार्थ पालतू पशुओं के लिए हानिकारक होता है। एफ्लाटॉक्सिन या फिर एप्ला विष बोलिए। एफ्लाटॉक्सिन नामक पदार्थ एस्परजिलस फ्लैक्स नामक कवक से प्राप्त किया जाता है जो विषैला होता है। कवक हरित लवक रहित, सकेंद्रीय, संवहन उत्तक रहित थैलोफाइटा होता है और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। पर्णहरित विहीन होने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और अतः ये विविध पोषी होते हैं। कैसे होते हैं? विविध पोषी होते हैं। इसमें संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है और इनकी कोशिका भित्ति जिसको सेल वॉल बोलते हैं वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया जो ग्रहण की गई है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। ये सभी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है और वित्तीय आपात भी आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। 21 देखेंगे, प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए। तो प्यूनिक युद्ध रोम और कार्थेज के बीच लड़ा गया था। प्यूनिक युद्ध रोम और कार्थिक के मध्य लड़ा गया था। प्यूनिक युद्ध 264 ईस्वी में 264 ईस्वी से पूर्व 146 ईस्वी पूर्व के मध्य यूरोप के प्रदेशों एवं भूमध्य सागर में कार्थेज एवं रोमन सैनिक के बीच हुआ था। और प्रथम युद्ध की बात करें तो 261 से 241 ईस्वी के बीच कार्थेज के सेनापति सेंथिपस हेमिल्कर एवं रोमन सेना के मध्य हुआ। इसमें कार्थेजों की पराजय हुई थी। द्वितीय में 218 से 201 के ईस्वी पूर्व कार्थेजों के सेनापति हैनिवाला एवं रोमन सैनिक के मध्य हुआ था जिसमें हैनिवाल की पराजय हुई थी। और तृतीय जो हुआ था 149 से 146 ईस्वी के मध्य, इस युद्ध में कार्थेज की पराजय एवं रोमन की विजय हुई थी। 22 नंबर है आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में यह एक आनुवांशिकी स्थिति है जिसमें पुरुष एवं एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र के साथ पैदा होता है। पुरुष जो होता है वो एक्स्ट्रा गुणसूत्र के साथ पैदा होता है और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम पुरुषों में 2 या 2 अधिक एक्स गुणसूत्रों के कारण होता है। प्रायः XXY होते हैं। इसमें एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण उसका जो टेस्टी होता है उसमें शुक्राणु नहीं बनते हैं और वो पुरुष जो होता है वो नपुंसक होते हैं। ठीक है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला रोग नहीं है बल्कि गर्भाधान के समय अचानक हुई आनुवांशिकी गड़बड़ी से ये होता है। इसमें जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या समान से अधिक यानी 47 हो जाती है जाइगोट की संख्या। ऐसे जाइगोट से उत्पन्न पुरुष और स्त्रियां योजित एवं स्तन स्त्रियां के समान विकसित हो जाते हैं। ऐसे पुरुष नपुंसक कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका आता है अगला क्वेश्चन 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? तो मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है। ऑप्शन देखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य, आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। सभी आपका सही है। दिया है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, ये नहीं होता है, ये गलत है। डी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री सही नहीं है।
मुख्यमंत्री की बात करें क्या क्या होते हैं, तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 164 यह प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, और मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्री परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। यह योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। यह अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग का सदस्य होता है। इन दोनों परिषदों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होगा। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है। वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। नोट में क्या दिया है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही कार्य करता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिएगा। अब विसिक वायस में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई क्या होगी? तो अब विसिक वायस में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की जो चौड़ाई होगी वो घटती है। अविसिक बायस क्या होता है? फॉरवर्ड बायस होता है। फॉरवर्ड बायस में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र में जो चौड़ाई होता है वो घटती है। पार्श्वविसिक बायस में क्या होता है कि पीएन संधि में डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई बढ़ जाती है। किसमें? पार्श्वविसिक में। और अपविसिक में चौड़ाई घट जाती है। अपविसिक बायस में जब हम P को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ते हैं और N को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं तो धन टर्मिनल से कोटर और ऋण टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होता है, जिससे अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई घट जाती है। ठीक है। और नी की बात करें, नी जो है ये वोल्टेज सिलिकॉन डायोड का लगभग 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम डायोड का 0.3 वोल्ट होता है। जीनर डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेशन में करते हैं। जीनर डायोड का उपयोग। 25 नंबर प्रश्न देखिएगा कि जेम्स टॉबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टॉबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर करेंसी के लेन देन पर हो जाएगा। जेम्स टॉबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टॉबिन टैक्स करेंसी के लेन देन पर लगाया जाता है। टॉबिन टैक्स की मतलब होता है कि विदेशी पूंजी को आवक पर लगने वाले कर को टॉबिन टैक्स कहा जाता है। विदेशी पूंजी के आवक पर लगने वाले टैक्स को कहा जाता है। इसका नामकरण नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जेम्स टॉबिन नाम पर किया गया था। और इस तरह का कर उस स्थिति में लगाया जाता है जब सरकार महसूस करती है कि विदेशी पूंजी के कारण घरेलू वित्तीय तंत्र पर नकारात्मक असर पड़ रहा है तब। 26 देखिएगा कि मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया? तो अब्दुसम्मत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल दरबार के प्रमुख चित्रकार अब्दुसम्मत था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया। भारत में मुगल चित्रकला 16वीं सदी से 18वीं शताब्दी के बीच की अवधि का काल है और वह समय था जब मुगलों ने भारत के बड़े हिस्सों पर शासन किया था। मुगल चित्रकला का विकास सम्राट अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में हुआ। मुगल चित्रकला का रूप फारसी और भारतीय शैली का मिश्रण के साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं का संयोजन भी है। चित्रकला, मुगल चित्रकला। भारत की मुगल चित्रकला हुमायूं के शासनकाल के दौरान विकसित हुआ था। जब वह अपने निर्वासन से भारत लौटा तो अपने साथ 2 फारसी महान कलाकार अब्दुसम्मत और मीर सैयद को लाया था। इन दोनों कलाकार ने स्थानीय कला कार्यों में अपनी स्थिति दर्ज कराई और धीरे धीरे मुगल चित्रकला का विकास हुआ। अकबर के समय प्रमुख चित्रकार थे मीर सैयद अली, दसवंत, बशावन, ख्वाजा, अब्दुसम्मत, मुकुंद, ये सभी थे। आईने अकबरी में कुल 17 चित्रकारों का उल्लेख है जिनमें 13 हिंदू थे। अब्दुसम्मत व मीर सैयद अली को मुगल चित्रशैली का संस्थापक माना जाता है। अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम तथा अब्दुसम्मत को सीरी कलम की उपाधि प्रदान किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। दीने इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर ही था और अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुसम्मत था।
अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। दशवंत बसावन जो था वो अकबर के दरबार का चित्रकार था। अगला प्रश्न है 27 नंबर। यह शर्ट को 1353 रुपया के बजाय 1425 रुपया में बेचने पर 8% ज़्यादा प्राप्त करता है, तो शर्ट की लागत मूल्य क्या होगी? तो देखिए 900 रुपया क्या होता है, डिफरेंस होता है दोनों के बीच का। तो 8% में जब इतना होता है तो दोनों की यहाँ पे अगर हम बात करें, आंसर आपका 900 आ जाएगा, क्योंकि 8% बराबर आपको 72 का होता है, कि उनको दोनों के डिफरेंसेस कितना है, 72 का डिफरेंसेस है। तो 72 के डिफरेंसेस में उसको 8% की बात बता रहा है, तो 1% का क्या हो जाएगा, 9 8 72, 9 हो जाएगा। तो आपको निकालना कितना है, 100% का। कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 900% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है? तो ये जो है आपका उत्तर पूर्वी राज्य में। कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के उत्तर पूर्वी राज्य प्रदेश में प्रचलित है। इसका मतलब झूम खेती से होता है, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों को काटकर जमीन को साफ की जाती है और फिर काटे गए पेड़ पौधे जलाए जाते हैं। वह पोटाश से भरपूर हो जाती है, जिससे मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ जाता है। भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है? तो इस प्रश्न का इस्पात उद्योग हो जाएगा। भारत के इस्पात उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है। लौह इस्पात उद्योग में खनिज पदार्थ के रूप में लौह अयस्क, कोकिंग कोयला, मैग्नीज, रॉक फॉस्फेट, डोलामाइट, सोरा, क्रोमियम, निकेल, अल्प मात्रा में कार्बन भी प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील जो लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है, उसमें कार्बन का प्रयोग उसकी कठोरता प्रदान करने एवं क्रोमियम का ताप सहनशीलता बढ़ाने एवं धब्बा रहित स्टील के लिए किया जाता है। भारत में कोककारी यानी कोकिंग कोयले की कमी के कारण इसका आयात मुक्त ऑस्ट्रेलिया से किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो संपत्ति कर, व्यवसाय कर, आयकर, वस्तु और सेवाएं कर, जीएसटी जिसको बोलते हैं, ये आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। टैक्स की अगर हम बात करें तो टैक्स क्या होता है? कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है जो किसी व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सरकार को देना पड़ता है, जो कर आधार से संबंधित होता है तथा जिसके बदले करदाता को आवश्यक रूप से कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है। कर आधार से आशय उससे है जिसे आधार बनाकर लगाया जाता है, जैसे आयकर का आधार आय है। कर दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर हम उन करों को कहते हैं जिनके मौद्रिक और वास्तविक बोझ अर्थात कर जो होता है यानी टैक्स से उत्पन्न कराघात, इम्पैक्ट और इंसिडेंस उसी व्यक्ति पर पड़ते हैं जिनके ऊपर सरकार लगाती है। और अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिन करों के वास्तविक बोझ और विपर्तित किया जा सकता है, उन्हें अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर होते हैं। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर में आपका व्यक्तिगत आयकर निगम आएगा, उपहार आएगा, आस्ति कर आएगा, संपत्ति कर जिसको बोलते हैं, व्यय कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, ब्याज कर, प्रतिभूति व्यवहार कर आदि आ जाता है। और राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर में होटल प्राप्ति पर, भू राजस्व पर, कृषि, व्यवसाय, गैर शहरी अचल संपत्तियों पर, रोजगार, पथ पर लिया जाता है। और अप्रत्यक्ष में केंद्र सरकार सीमा शुल्क लेता है, निर्यात पर लगाता है, केंद्रीय उत्पादन शुल्क हो गया, केंद्रीय बिक्री कर हो गया, सेवा कर हो गया। इसके अलावा अगर देखेंगे राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर तो बिक्री कर या व्यापार कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, विज्ञापन पर, सट्टेबाजी पर, डीजल पेट्रोल आदि पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न आता है 31 नंबर। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित है। हमारे मौलिक अधिकार की बात करते हैं, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है। इसे मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 के आधार पर अनुच्छेद 12 से 35 में है। संविधान का भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकार का जन्मदाता भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है। इसका प्रयोग 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था।
मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है एक राष्ट्रीय आपात के दौरान। अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग होते हैं। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध का कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। ठीक है, अगला देखिएगा 32 नंबर। निम्नलिखित में से किसने रैयतवारी बंदोबस्त आरंभ किया? रैयतवारी बंदोबस्त को आरंभ करने वाला था थॉमस मुनरो। किसने? थॉमस मुनरो ने। किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौतों को रैयतवारी कहा जाता है और इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि है। 1792 में रैयतवारी व्यवस्था को बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड के द्वारा लगाया गया था। तो पहली बार पूछे तो कर्नल रीड के द्वारा। और 1820 में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई और इसे सुचारू रूप से चलाने वाला मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। फिर 1825 ईस्वी में यह व्यवस्था बॉम्बे में लागू कर दिया गया और 1858 तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में भी लागू हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं तो काल वैशाखी या नॉर्वेस्टर कहते हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को काल वैशाखी नॉर्वेस्टर कहते हैं। ये हम पीछे इसका डिस्कशन मौसम के बारे में कर चुके हैं। भारतीय मौसम विभाग ने वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा है। शीत ऋतु जो कि मध्य दिसंबर से मध्य मार्च तक चलता है। उष्ण ऋतु जो कि उष्ण या फिर ग्रीष्म ऋतु जो मध्य मार्च से मई तक होता है। आर्द्र वर्षा ऋतु जो कि जून से सितंबर तक होता है और लौटते हुए मानसून की ऋतु अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक होता है। ग्रीष्म ऋतु के समय देश के विभिन्न भागों में स्थानीय पवनें बहती हैं। ठीक है, अगला अच्छा लू के बारे में एक बार बात कर लीजिए। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। और नॉर्वेस्टर या फिर काल वैशाखी पश्चिम बंगाल एवं असम में गरज के साथ होने वाली वर्षा है। अगला प्रश्न है अज्ञात राशि ज्ञात कीजिए। रीजनिंग का प्रश्न है। आंसर इसका आपका 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब कैसे होगा देखिए, यहाँ पे दिया है 81 तो 81 क्या हो जाएगा? देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा। 3 का स्क्वायर 9 कीजिएगा, 3 का स्क्वायर 3 कीजिएगा, 3 का पावर 4 कीजिएगा तो क्या 81 आ जाएगा। उसके बाद 3 के पावर 8 किए तो 1 2 2 के बाद यहाँ पे फिर 4 और 4 में 8 जाता है। 1 का 2 गुना, फिर 2 का 2 गुना, फिर 4 का 2 गुना। ठीक है, स्क्वायर बढ़ता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लगाएंगे तो बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 जो है ये है और इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुडुचेरी विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है 70वां संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर आएंगे। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 36। भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था तो ऑप्शन नंबर सी मिथाइल आइसोसाइनेट का। भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस मिथाइल आइसोसाइनेट C2H3N था जिसका रिसाव हुआ था। भोपाल गैस दुर्घटना 3 दिसंबर 1984 को घटित भोपाल गैस त्रासदी भारत के इतिहास में काला अध्याय है जिसे शायद ही कभी भूला जा सकेगा। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड प्लांट में 3 दिसंबर को आधी रात में मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हजारों की तादाद में लोगों की मृत्यु हो गई थी। कार्बन मोनोऑक्साइड इथाइल आइसोसाइनेट का फॉर्मूला देख सकते हैं C3H5N होता है। हाइड्रोजन साइनाइड का होता है HCN। 37 नंबर मैथ का प्रश्न है कि माना कि PQ और RS 2 समांतर रेखाएं हैं यदि दोनों के बीच की लंबवत दूरी 2 सेंटीमीटर है। ए एक बिंदु है जिसकी PQ और RS से दूरी समान है। चित्र देखें यहाँ पे, यदि कोण PQR 120 है, कोण PQR यानी ये 120 है, तब कोण APQ और Q यानी कि AP और Q की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये वाली कोण की बात कर रहा है और APR यानी
P और R के बीच का संबंध आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे जो संबंध हो जाएगा वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, कोण PQ बराबर होगा 2 कोण APR के। यहाँ पे बनाया हुआ है, प्रूफ किया हुआ है, आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। कल के एक दिन पहले शनिवार था, अगला मंगलवार कब होगा? तो कल के एक दिन बाद, तो अब वो आपका आंसर हो जाएगा आने वाला कल हो जाएगा। जैसे कि देखिए शनिवार था, कल से एक दिन पहले शनिवार था, फिर कल रविवार हो गया, आज सोमवार हो गया, आने वाला कल क्या होगा, मंगलवार होगा। आंसर आपका जो हो गया वो सही हो गया बी। दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में कौन सम्मिलित है वो देख सकते हैं। आंसर आपका दिया है इसमें ए आंसर में है सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए। ये क्या होता है देखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया में ही अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र गोल्डन ट्रायंगल स्थित है अफीम के लिए, जिसके अंतर्गत म्यांमार, थाईलैंड, लाओस शामिल है। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर को सम्मिलित रूप से एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता है। एशियन टाइगर पूछे तो मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर, ये 4 देश को कहा जाता है। एशियन टाइगर देशों की अर्थव्यवस्था में अत्यधिक तेजी की प्रवृत्ति है। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर स्थित है जो विष्णु मंदिर है। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरूद्ध देश है। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो आंसर डी हो जाएगा एन संजीव रेड्डी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। नीलम संजीव रेड्डी 1956 ईस्वी में गठित आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री चुने गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका 41। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है। एडिटेरियम हाइड्रोजन का इसमें नहीं होगा। प्रोटेरियम, ट्राइटेरियम और ड्यूटेरियम तीनों हाइड्रोजन का समस्थानिक है। बहुत बार इस प्रश्न को डिस्कशन किए हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? तो भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली सल्तनत का नहीं बल्कि मध्यकालीन भारतीय शासकों का एक योग्य शासक था। वह एक प्रतिभा संपन्न एवं दूरदर्शक शासक था। अलाउद्दीन के अनेक आर्थिक सुधारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान उसकी मूल्य निर्धारण योजना अथवा बाजार नियंत्रण की नीति को दिया गया है और इसका उल्लेख जो है वो अलवरुणी की पुस्तक तारीखे फिरोज शाही में दिया गया है। तारीखे फिरोज शाही अलवरुणी की जो रचना है उसमें। अगला प्रश्न आता है आपका क्वेश्चन नंबर 43। अकबर द्वारा 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो राणा उदय सिंह हो जाएगा। अकबर द्वारा चित्तौड़ के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक राणा उदय सिंह था। अकबर द्वारा चित्तौड़ यानी मेवाड़ पर आक्रमण करने के कई कारण थे, जिनमें 2 प्रमुख कारण था। एक था इसमें से 2 प्रमुख था। एक था राणा उदय सिंह ने अकबर के शत्रु बाज बहादुर और विद्रोही मिर्जाओं को संरक्षण प्रदान किया था और दूसरा जो था वो था मेवाड़ दिल्ली एवं गुजरात के मार्ग में पड़ता था और अतः गुजरात विजय के लिए मेवाड़ विजय आवश्यक था। ये 2 प्रमुख जो है वो कारण था इसका चित्तौड़ के आक्रमण का। अगला प्रश्न है आपका 44। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होती है। तो आंसर हो जाएगा बेरियम। पटाखों से हरे रंग की रोशनी निकलने के लिए उसमें बेरियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? बेरियम नाइट्रेट का। रसायन विज्ञान में मौजूद तरह तरह के रसायनों को यदि किसी और वस्तु के साथ मिलाया जाए तो वह रासायनिक तत्व उसके साथ मिश्रित होने पर अपना रंग बदल देता है। ठीक है, हरे रंग के लिए हम बात करेंगे तो हरे रंग की रोशनी निकालने के लिए उसमें बेरियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है और यह विस्फोटक पदार्थ का काम करता है। बारूद में मिश्रण होने पर यह अपना रंग बदलता है और हरे रंग में बदल जाता है। लाल रंग के लिए रोशनी निकालने के लिए उसमें स्ट्रांसियम यानी SR का इस्तेमाल किया जाता है और स्ट्रांसियम को बारूद के साथ मिलाने पर इसका रंग लाल हो जाता है। पीले रंग के लिए सोडियम नाइट्रेट रंग को देखने में ही हल्का पीला नजर आता है और पटाखों में इस्तेमाल होने पर बारूद के साथ मिलकर यह ठोस पदार्थ तैयार किया जाता है। इसमें सोडियम नाइट्रेट की मात्रा बढ़ाई जाती है जिससे इसका रंग गाढ़ा पीला हो जाता है। ठीक है, 45 नंबर है लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे।
तो वो थे आपके राम शुभंग सिंह। लोकसभा 1969 तक विपक्ष का एक आधिकारिक नेता मान्यता नहीं दी थी। दिसंबर 1969 में कांग्रेस पार्टी को संसद में मुख्य विपक्षी दल के रूप में मान्यता दी गई, जबकि इसके नेता राम शुभंग सिंह विपक्षी नेता की भूमिका निभाते थे। राम शुभंग सिंह। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर आपका 46। ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो इसको ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज आंशिक ऑक्सीजन से गुजरता है, जो पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनाता है। ठीक है। अगला है गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो ये पहाड़ी जो है आपका स्थित है मेघालय में। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी मेघालय में है। इसका निर्माण मालवा के पठार के समान युग में हुआ था। पहाड़ियों का नाम विशेष रूप से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियों के नाम पर है। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड। गारो खासी जयंतिया 3 जनजाति वहाँ की प्रमुख है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है। तो डेविस कप का संबंध टेनिस से है। इस खेल की उत्पत्ति मिस्र के मध्य पूर्व में हुई थी। इसका नाम टेनिस मिस्र में एक शहर में, जिसको अरबी में टिनिस कहा जाता था, उसके नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 49। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है जलयान निर्माण उद्योग के बारे में। तो गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता में है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा। मजगांव डॉक गोवा, ये जो आपका है मुंबई मजगांव गोवा लिमिटेड स्थित है, ना कि आपका गोवा में। तो आंसर आपका सुमेलित यही नहीं होगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम सभी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। राज्यसभा साधारण विधायक को अधिकतम नामित कर सकती है। तो 14 दिनों के लिए, 6 माह के लिए, 6 माह के लिए कर सकती है। ऑप्शन नंबर आपका सी। राज्यसभा अधिकतम 6 महीने के लिए साधारण विधायक को रोक सकती है। जब कोई प्रस्ताव संसद में कानून बनने के लिए रखा जाता है तो विधायक कहलाता है। और विधायक एक साधारण विधायक होता है और एक धन विधायक होता है। साधारण विधायक जब कोई बिल होता है जिसमें धन विधायक, वित्त विधायक, अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने वाला बिलों और संविधान संशोधन बिलों को शामिल मामले के अलावा अन्य मामले होते हैं। कानून की किताब में जगह पाने से पहले हर साधारण बिल को संसद में 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। 2 संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि उनका लॉसा 240 है तो बड़ी संख्या ज्ञान कीजिए। पहली संख्या 3x है, दूसरा 4x है। ठीक है। लॉसा ज्ञात करना है तो 4 × 3x का 240 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू 20 आ जाएगा। पहली संख्या को 20 डाल के x का वैल्यू 60 हो जाएगा, दूसरा 80, तो बड़ी संख्या 80 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना चाहता है तो वो क्या होगा। तो वो प्रविलंबन कहलाएगा। किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया को प्रविलंबन के तहत होता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से फांसी की सजा पाए अपराधियों के लिए होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है और इस फैसले को अंतिम नहीं माना जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आता है आपका 53 नंबर। भारतीय राज्यों का आजादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भाषाई आधार पर। भारतीय राज्यों का आजादी के बाद पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ था। भारत में भाषाई राज्यों का विचार स्वतंत्रता पूर्व 1919 के पश्चात ही आरंभ हो गया। 1920 के नागपुर कांग्रेस सत्र में भाषाई राज्यों के निर्माण सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। आज़ादी के बाद भाषाई आधार पर सीमाओं को पुनः निर्धारण की मांग और अधिक उठने लगी, जिसके फलस्वरूप कई आंदोलन और हिंसक घटनाएं भी हुए थे। 54 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सम्मिलित नहीं है। तो दिया है राजा राम मोहन राय, संवाद कैमुदी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश, मोतीलाल घोष, अमृत बाजार पत्रिका, एनी बेसेंट सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये सही नहीं है, डी। इसकी अगर हम बात करें, संपादक सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और हितवाद, इसके संपादक गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है। 55 देखिएगा, वह सबसे छोटी संख्या जिससे 147 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए वह है।
तो आप देख सकते हैं आंसर इसका 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वर्ड्स, स्टेफन क्रिप्स, तीनों। ऑप्शन ए विलियम वर्ड्स कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। 1946 के मार्च में कैबिनेट जो है वो भारत आया था, कैबिनेट मिशन, इसके 3 सदस्य थे। पैंथिंग लॉरेंस अध्यक्ष थे ब्रिटेन में, भारत के सचिव थे। एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के थे। 57 है, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को डैश कहते हैं। तो भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को प्लेसेंटा यानी अप्रा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अप्रा बीजांडसन वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचता रहता है और जिससे भ्रूण की वृद्धि होती है। यह अंग माता और भ्रूण के शरीर में संबंध स्थापित करने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। मिनी माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? तो मिनी माता रोग जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पारा के सेवन से। ऑप्शन नंबर बी मिनी माता रोग। कभी इसकी मिनी माता रोग इसको कहते हैं, ये जो है एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो गंभीर पारा विषाक्तता के कारण होती है। 59 है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। ऑप्शन नंबर सी। फैराडे का द्वितीय नियम के अनुसार जब परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण उच्च और परिपथ से संबंध, एक मिनट इस पेज को चेंज कर देती हूँ। तो क्या होता है, एक इसमें जो है यह गंभीर पारा विषाक्तता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यह कथन है। तो ये फैराडे के अनुसार जो है जब परिपथ में प्रेषित विद्युत वाहक बल का परिमाण उस परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक विद्युत अपघटय के विलयन में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है और प्रेरित विद्युत वाहक फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो W प्रोपोर्शनल होता है E के। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर। यदि 2 मेजों का 3 कुर्सियों का मूल्य 2000 है जबकि 3 मेज और 2 कुर्सी एक साथ मूल्य 2500 रुपये में है तो 4 कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। आंसर आपका सी होगा। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, बना लीजिएगा। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या है, तो भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या जो हो जाएगा वो 9 है। 9 राज्य हैं। एक देख सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं भारत में जो कि तटीय सीमा बनाते हैं। पादशाहनामा का रचयिता कौन है? तो पादशाहनामा के रचयिता जो हैं वो अब्दुल हामिद लाहौरी हैं। पादशाहनामा के रचयिता अब्दुल हामिद लाहौरी हैं। शाहजहां के शासनकाल में पादशाहनामा की 3 ग्रंथ रचना की गई थी, 3 ग्रंथों की। अगला प्रश्न आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वारंद मुख बनाती है? तो वो है तापी यानी ताप्ती नदी। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुरा श्रेणी से निकलती है और यह खंबात की खाड़ी में गिरती है और ज्वारंद मुख यानी सेंचुरी बनाती है। इसके बेसिन का 79% भाग महाराष्ट्र, 75% भाग मध्य प्रदेश और 6% गुजरात में पड़ता है। अगला है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध चंबल का हिस्सा है। चंबल नदी का उद्गम स्थल जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है और चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में भरहे के निकट चरकपुर नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी भारत के मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। अगला प्रश्न आता है आपका क्वेश्चन नंबर 65। दी गई श्रेणियों में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको लुप्त पद ज्ञात करना है। तो डी से एफ यहाँ पे पोजीशन देखिएगा तो 2 का वृद्धि होता है।
आगे आप इसी तरह से यहाँ पे सीरीज आप देख लीजिए, सीरीज देख के समझ जाइएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो पासा को एक साथ फेंका जाता है, उन पर पाए गए अंकों का योग 8 नहीं होने की संभावना क्या है? तो सबसे पहले इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अब कैसे? तो देखिए क्या कह रहा है कि दो पासा को एक साथ फेंका जाता है, उन पर पाए गए अंकों का योग 8 न होने की संभावना। तो एक बात बताइए, 8 न होने की संभावना, तो यहाँ पे जो है आपका पासा में कितना संख्या होता है? 6 तक होता है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 5 ग्रुप बनाना है, 1 मिनट। तो इसका आप आंसर देखेंगे तो 31/36 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रायिकता इसका निकाला हुआ है। अगला है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में कुबेल लामचाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो केबुल लामचाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मणिपुर में है। केबिल लामचाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में स्थित है, और इसका एक बड़ा हिस्सा लोकटक झील में छोटे छोटे टापुओं के रूप में तैरता रहता है। इसका 5वां भाग जल के ऊपर और शेष भाग जल में समाया रहता है। अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 68, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यापंगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा है? तो वो है लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यापंगत का सिद्धांत या फिर हड़प नीति जो है ये इसी का था, लॉर्ड डलहौजी का। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 69 नंबर, निम्नलिखित में भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में सदाबहार वन जो पाए जाते हैं ये असम में पाए जाते हैं। कहाँ पे? असम में। सदाबहार वन भारत के पश्चिमी घाट, गुजरात के दक्षिण में केरल तक फैला हुआ है। इसके अलावा यह वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में भी पाए जाते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो 120/80 होता है, ऑप्शन नंबर डी। 120/80 mmHg होता है एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर। 71 देखिएगा, सुंदरबन पाए जाते हैं, तो सुंदरबन मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव कवर 4992 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2019 की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि है, और यह क्षेत्र सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। यार्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो यार्कर शब्द क्रिकेट का है, क्रिकेट के लिए प्रयोग किया जाता है। यार्कर का मतलब होता है ऐसी गेंद है जो क्रिकेटर के पैर से ठीक पहले क्रिकेट पिच पर फेंकी जाती है, उसको यार्कर शब्द कहते हैं। यार्कर शब्द उसके लिए प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका 73, भारत का कौन सा राज्य नौकादौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो नौकादौड़ के लिए केरल प्रसिद्ध है। नौकादौड़ ओणम के अवसर पर केरल में मनाया जाता है। यह राजा महाबली के स्वागत में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। ओणम त्यौहार श्रावण महीने के प्रारंभ महीने में मनाया जाता है और यह 15 दिन का होता है। यह त्यौहार में नौकादौड़ प्रतियोगिता के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। 74 प्रश्न है कि यदि R1 R2 क्रमशः 400 वाट और 200 वाट का दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध हैं, तो जो कि समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो यहाँ पे R1 और R2 बराबर पूछा है, क्या होगा? तो R2 बराबर हो जाएगा 2R1, ऑप्शन नंबर बी। जब दो प्रतिरोध समांतर में होते हैं तो उनके माध्यम से बहने वाली धारा प्रतिरोध के विलोम अनुपात में होती है, इसीलिए आंसर आपका R2 बराबर 2R1 हो जाएगा। भारत का वह राज्य जहां विश्व की थोरियम का विशाल भंडार है, तो देखिए इस पेज को भी चेंज करती हूँ, बहुत बुक मोटा होने की वजह से PDF में थोड़ा सा इशू आ जाता है बनाने में एक साइड में। तो भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है वो कौन सा है? आपका केरल हो जाएगा। संसार में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में है। बिहार में इसकी उपस्थिति ज्ञात हुई है, और भारत के थोरियम के भंडार का लगभग 3,60,000 टन है, जो कि भारत को थोरियम भंडार विश्व के कुल भंडार का 25% है, याद रखिएगा। इसका खोज जो है 1828 में वार्जोलियस ने किया था। कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक राजनीतिक उपविभाग में आता है? कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया में कंबोडिया आता है, दक्षिण पूर्व एशिया में। अगला है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने सुधारवादी धार्मिक संघों की कल्पना सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के उपकरणों के रूप में की थी। ठीक है, आत्मीय सभा की 1815 में
1821 के जो कलकत्ता यूनिटेरियम एसोसिएशन और 1828 में ब्रह्म समाज, जो बाद में ब्रह्म समाज बन गया, की स्थापना हुआ। ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो मिलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 79 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 7 विषम संख्या का योग सम होता है। पहला सही है, सभी अभाज्य संख्या का विषम विषम ही होता है। आपको कथन सत्य पूछा गया है तो ये दोनों आपका गलत हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, ये भी कथन आपका गलत है। दो सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे 4 और 8 का देखिए तो दिया हुआ है 32 हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी आपका सही है, मतलब गलत है। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था। तो समुद्रगुप्त जो था वो 240 से 280 इसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था। किसने, समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 81 नंबर देखिएगा, प्रश्न इधर दिया हुआ है। एक गोला, बेलन तथा शंकु की त्रिज्या उसकी ऊंचाई समान है, तब उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है आपको। तो 4:2 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला से तीनों को देखिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का 4πr, बेलन का 2πrh और शंकु का πrl होता है। इसमें से आप पाई को पाई के साथ काटिएगा, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर के साथ हटाइएगा, तो 4 इसमें बचेगा, 2 इसमें बचेगा और इसमें √2 बचेगा, है ना। तो सभी आंसर आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर, कहाँ चला गया, सॉरी, इधर 1 मिनट। 82, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो डेल्टा नहीं बनाती है वो ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी जो है वो नर्मदा और ताप्ती, ये 2 नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। बहुत बार ये सब प्रश्न को देखे हैं, तो इतना सारा डिस्कशन तो पॉसिबल ही नहीं है करना अभी। यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड दिया गया है और इसको आपको शब्द में इस वर्ड को इस वर्ड में चेंज किया गया है। तो कोलकाता को कूट में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे आंसर तो आपका बी हो जाएगा। कैसे, एल से 1 बार, बी से 1 बढ़ा तो डब्ल्यू बना, ए से 2 बढ़ा तो सी बना, आर से 3 बढ़ा तो यू और ए से 4 बढ़ा तो ई, यानी कि 1 2 3 4 सबका आगे क्रम बढ़ता ही चला जा रहा है। उसी तरीके से पहले के से आपको 1 बढ़ाना है एल, फिर ओ से 2 बढ़ाना है क्यू, एल से 3 बढ़ाना है ओ। तो आंसर आप देख लेंगे बन जाएगा। विक्रम संवत किस शासक ने आरंभ किया था। तो विक्रम संवत की शुरुआत जो है वो 58 ईसा पूर्व, देखिए बहुत सारा यहाँ पे लिखा हुआ है 57 ईसा पूर्व, सही में कोई बुक में आपको 57 ईसा पूर्व भी देखने को मिलेगा। उज्जैन के एक स्थानीय राजा जिनका नाम विक्रमादित्य था उसने चलाया था, जो ऑप्शन में नहीं है इसलिए याद रखिएगा। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने चलाया था। ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा खाने के नमक से जाना जाता है। तो खाने के नमक के लिए NaCl होता है, जिसको कि सोडियम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका साधारण नमक कहते हैं, साधारण नमक। और CaO आपका बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड है। 86 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा 1 - x² > 0 के लिए x के सभी मानों को निरूपित करता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी। उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और इस प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज का सिद्धांत जो है इस पर मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज हर्ट्ज के द्वारा किया गया था और क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या हेतु आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1921 में दिया गया था। अगला प्रश्न है 88 नंबर, जो कि मैथ का प्रश्न है। यहाँ पे समीकरण आपको हल करना है। आंसर इसका सी दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन आपके साथ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे। गुलजारी लाल नंदा 1964 से 1966 तक भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पादरी। पादरी वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था। पादरी वर्ग प्रथम वर्ग का हिस्सा था, प्रथम वर्ग का।
निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी, जिसके संस्थापक कुजुल कंठ फिसस थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है ये कहाँ? जिनेवा में स्थित है, जिनेवा में। और इसका स्थापना 1919 में हुआ था, हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ILO इसी को बोला जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा। यानी दाब क्या होता है कि किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अगला 92 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के तीसरे स्थान पर आएगा? तो डिक्शनरी में देखिएगा, सबसे पहले डिक्शनरी में हम जिस तरीके से वर्ड खोजते हैं आप लोगों को आता ही होगा। आंसर डी हो जाएगा, एस्पिनेट। एंड नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है 93 अंतरराष्ट्रीय, ये तो आप देख चुके हैं। 94 देखिएगा क्वेश्चन नंबर, ये भी हो चुका है। अच्छा, इधर एक क्वेश्चन छूट गया था, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 95 की ओर, जो कि रीजनिंग का प्रश्न है। निम्न अनुक्रम में ऐसे कितने 9 अंक है जिनके पहले 5 अंक हो और बाद में 3 अंक 9 हो? तो ऐसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे काउंट कर लीजिए, टोटल कितना हो जाएगा? आंसर नंबर बी, टोटल 4 है। PQR कोई त्रिभुज है, ठीक है। O त्रिभुज PQR के अंदर कोई बिंदु है, ठीक है, तब क्या होगा? तो इस प्रश्न का आ रहा है कि OP प्लस QR ग्रेटर देन PQ, बड़ा कौन सा होगा? इसको आपको बनाना है त्रिभुज। तो यहाँ पे ये फिगर जो है आपका ऐसे बनेगा, देख सकते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा वो OP जो होगा, यानी O और P ये वाला, और OQ ये वाला त्रिभुज किससे बड़ा होगा? PQ से बड़ा होगा, PQ से बड़ा होगा। तो आंसर आपका कौन सा? सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कौन सा धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष पश्चात 5408 रुपया हो जाएगा, तब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय है? तो CI परसेंटेज में आप निकाल लेंगे, 5000 आंसर इसका दिया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं, उसे अंश बटा हर के रूप में, तो उसको परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। एक परिमेय संख्या है √2। एक घड़ी में 4:30 का समय बताता है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में दिखती है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? किस दिशा में आपको घंटे की सुई दिख रही है? तो आंसर आपका दक्षिण पश्चिम नहीं दिख रहा है, दक्षिण पश्चिम। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम, आंसर नंबर डी। शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन क्या कहलाता है? शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं प्रतिभा पलायन। शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन प्रतिभा पलायन कहलाता है। यह मुख्यतः किसी देश के भीतर अच्छे रोजगार के अवसरों की कमी का नतीजा होता है। ठीक है, तो ये आपका 100 प्रश्न था, यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आज का सेट आपको पसंद आया होगा। थोड़ा डिस्कशन आज हम कम दे पाए हैं, बिकॉज आपकी डिस्कशन इतना ज़्यादा था कि 3-4 घंटे का वीडियो से कम नहीं बनता, इसीलिए आपको PDF तो दे ही देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, बाकी जो लोगों को चाहिए होगा। बाकी सर आपको स्टैटिक्स GK में हम ये कंप्लीट करवाएंगे ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।